ओके एवरीवन, सो लास्टली हम लोगों ने सारे मेजर्स कंप्लीट किए थे. ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द स्टेट प्रोग्राम्स टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. सो स्टेट ने किस किस तरीके से स्टेप्स उठाए थे, कौन सी नई नई स्कीम्स उठाई थी, लेकर आए थे, जिसकी वजह से काफी लोगों को रोजगार मिला जाए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. In 1951, 5-year plans started in India. हम सबको पता है इस चीज के रिलेटेड कि 51 में 5-year प्लान स्टार्ट हो गए थे. It was a thought at that time. उसी टाइम से हम लोग कोशिश, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 5-year प्लान्स के अंदर 5 ऑब्जेक्टिव में से एक हमारा इंपॉर्टेंट ये भी ऑब्जेक्टिव था, रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. ठीक है. So it was thought at that time that with the steps of planning and economic development, the problem of unemployment can be solved. But in the first 4-5 year plans, this thought proved to be wrong. लेकिन जो भी हम लोगों ने सोचा कि भाई प्लानिंग की मदद से या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मदद से हम लोग इस चीज को सॉल्व कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा. लेकिन पहले के 4 5-year प्लान्स में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ. एंड द 5th and 6th 5-year प्लान में बहुत ज्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंस दिया गया इसके रिलेटेड. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एज अ रिजल्ट फ्रॉम द 5th 5-year प्लान वेरियस एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज IRDP, जो हम लोगों ने पॉवर्टी चैप्टर में पढ़ा था, जो कि डिलीट हो चुका है. ये वाला टॉपिक आपको सबको पता है ये चीज कि पॉवर्टी चैप्टर में से IRDP, सुवर्णा जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, देन ये सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थे. फूड अगेंस्ट वर्क, मतलब काम करो और उसके सामने उनको क्या मिला जाएगा, खाना मिला जाएगा. जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, सुवर्णा जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुवर्णा जयंती शहरी मतलब अर्बन एरिया में भी इवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम निकाली गई थी. देन ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज द ट्राइसेम, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ for the self employment were started to solve the problem of unemployment. इसके साथ साथ ही और भी स्कीम्स लेकर आए थे, that is national rural employment guarantee program. ओके, इसमें नरेगा, जिसका नाम चेंज किया था एज मनरेगा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. आपको पता है ये चीज अभी जस्ट 2014-15 के अंदर ही लॉन्च हुआ है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया and Mudra, and many employment oriented schemes were implemented. Some of them are as follows. तो यहाँ पे कुछ आपको स्कीम्स यहाँ पे बताई है. तो सबसे पहले देखो, पॉवर्टी वाले चैप्टर में भी मनरेगा था, लेकिन वहां पे मैंने ये भी बताया था आपको कि बहुत छोटा सा दिया हुआ है, जो कि पॉवर्टी चैप्टर में से डिलीट हो चुका है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में से डिलीट नहीं हुआ है. तो इसके अंदर से ये 3 मार्क का शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं. ओके, सो मनरेगा 2006 में, फरवरी 2006 में इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. आपको सबको पता है दैट इज 100 डेज का काम यहाँ पे, जो रूरल एरियाज के जो भी गरीब लोग होते हैं, अर्बन एरियाज के जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज को भी यहाँ पे इवन चांस दिया जाता है. 100 डे मिनिमम 100 दिन की जॉब was started with the objective of providing employment to the rural people residing in the backward districts of the country. और इवन मैंने मनरेगा रिलेटेड ही आपके साथ बीच में ही एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कॉफी का प्रोडक्शन दिखाया था, प्लस ये मनरेगा की स्कीम थी कि जो छोटे छोटे गांव थे साउथ में, वहां पे कैसे कॉफी का प्रोडक्शन एंड ऑल ये सब चीजें किया जा रहा है ताकि उन लोगों को रोजगारी मिल सके, फार्मर्स एंड ऑल को. और बहुत सारी ऐसी वीडियोस है मनरेगा के ऊपर ही, जो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम किया जा रहा है. मैं आप लोगों के साथ 1 या 2 वीडियो शेयर कर सकती हूँ, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से एक्चुअली काम किया जाता है. ठीक है, वॉज चेंज, हाँ नाम चेंज हो गया नरेगा का एज मनरेगा ऑन द 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन ही, लेकिन 2009 में. ठीक है, सो 2 अक्टूबर 2009. आपको डेट तो याद रहेगी
कि मनरेगा नाम कब रखा गया, डेट इज 2 अक्टूबर 2009। और इस प्रोग्राम को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 2 फेब को एम्प्लॉयमेंट डे डिक्लेयर किया गया। ये आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द एम्प्लॉयमेंट डे और विच डे इज डिक्लेयर्ड एज एम्प्लॉयमेंट डे। तो आप क्या बताओगे, डेट इज 2 फरवरी, ठीक है, 2 फेब। So in this program, at least one person from each family, एक फैमिली में से कम एक पर्सन को guaranteed एम्प्लॉयमेंट मिलती है 100 दिन के लिए। साल में 365 डेज में से मिनिमम गारंटी एम्प्लॉय 100 डेज। और यहाँ पे एक और चीज भी है, फीमेल्स के लिए भी इवन ये स्कीम को रिजर्व रखा गया है। मतलब अगर इसमें 1/3 रेशियो चलता है, कैसा रेशियो चलता है, 1/3 रेशियो चलता है। मतलब अगर 3 जने हैं तो उसमें से एक क्या होगी, फीमेल को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये 1/3 रेशियो चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व फॉर द फीमेल्स अंडर दिस स्कीम। It was recommended to provide minimum wages for the physical labor. So minimum wages इनको मिल सके, ऐसा ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये स्कीम बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही है इंडिया में, और मैंने इनकी वीडियोस वगैरह भी देखी हुई है, तो काफी अच्छे लेवल पर ये काम कर रहे हैं और काफी अच्छी स्कीम है ये, और इम्पोर्टेंट भी है, हर किसी को पता होना चाहिए इसके रिलेटेड। और जनरली सबको अवेयरनेस तो इस स्कीम रिलेटेड है, और मैं बोलती हूँ कि आपको ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 मार्क्स या 2 मार्क्स या एमसीक्यू, मैं इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर दे ही सकती हूँ, ठीक है। तो मैं काफी इंपॉर्टेंट मानती हूँ, और इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बोर्ड आल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोर ओवर लेबरर्स शुड बी प्रोवाइडेड वेजेस विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर यहाँ पे वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। So laborer should be given employment within 5 kilometer from their residence। मतलब यहाँ पे जो वर्क दिया जाता है ना, तो उनको जैसे अभी फॉर एग्जांपल किसी भी रूरल पर्सन है तो उसको विद इन 5 किलोमीटर्स के इसमें ही काम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज बताई हुई है कि अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाकर उनको अगर काम करना होता है तो उनको एक्स्ट्रा वेजेस भी दिए जाते हैं। देखो नीचे ही लिखी हुई है ये पॉइंट, if laborers are given employment beyond that distance, अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा होगा तो 10% कितना एक्स्ट्रा वेजेस दिए जाते हैं, 10% एक्स्ट्रा वेजेस दिए जाते हैं। एंड द लेबर्स वर्किंग अंडर दिस स्कीम आर प्रोवाइडेड जॉब कार्ड्स। इनको क्या होता है, जॉब कार्ड्स बने हुए होते हैं, जैसे कैसे राशन कार्ड होता है जिस तरीके से, उसी तरीके से इनका जॉब कार्ड होता है, जिनमें सब कुछ मेंशन होता है कि भाई इनको 7 दिनों में सैलरी मिल गई, वेजेस मिल गए, और फिर नेक्स्ट उनको कितने डेज की एम्प्लॉयमेंट बाकी है, समझे। और अगर से फॉर एग्जांपल कोई काम नहीं होता है तो भी उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह कुछ दिया जाता ही है, या अलाउंसेस वगैरह कुछ दिए जाते हैं। So laborers working under this scheme are provided job cards which is valid for 5 years। 5 साल की वैलिडिटी रहती है वो जॉब कार्ड की। After receiving job card, if the laborer does not get the employment, अगर जॉब कार्ड उसके पास है लेकिन उसके पास तभी भी अगर कुछ काम नहीं है करने को, तो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाता है, समझे। तो फटाफट से इसका क्विक रिकैप करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। फैब, बस फैब बताया है, डेट पर्टिकुलर नहीं बताई है आपके बुक में। सो फैब 2006, नरेगा नाम था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नाम ही पता चलता है गारंटी एक्ट, राइट। जिसका ऑब्जेक्टिव था क्या, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इसको रूरल एरिया के, मतलब छोटे छोटे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जो रूरल पीपल्स है, रूरल पुअर्स है, इवन अर्बन पुअर्स को भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है अगर अर्बन एरिया में कुछ काम वगैरह होता है। प्लस इसका नाम चेंज किया गया कब, गांधी जयंती पे ही 2 अक्टूबर 2009 में नाम रखा गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर सेकंड, इसको और ज्यादा प्रायोरिटी देने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रोग्राम को 2 फेब को एम्प्लॉयमेंट डे एज डिसाइड किया गया, डिक्लेयर किया गया। प्लस यहाँ पे 1/3 एम्प्लॉयमेंट रिजर्व रहती है, किसके लिए,
फीमेल्स के लिए, प्लस यहाँ पे 100 डेज, मिनिमम 100 डेज एटलीस्ट 1% फ्रॉम वन फैमिली को दिया जाता है जॉब एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जॉब कार्ड्स भी दिए जाते हैं जिसकी वैलिडिटी 5 साल के लिए होती है। प्लस यहाँ पे अगर विद इन डिस्टेंस होता है 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही उन लोगों को काम दिया जाता है। अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस का अगर उनको काम दिया जाएगा तो 10% एक्स्ट्रा वेजेस दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज भी बताई। प्लस एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी कि हाँ 7 दिनों के अंदर उनको वेजेस दिए जाएंगे। और अगर किसी भी लेबर को कुछ भी काम अगर नहीं मिलता है या नहीं हो पाता है तो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस उनको मिला जाएगा जब उनके पास जॉब कार्ड है। तो जैसे राशन कार्ड होता है उसी तरीके से उनके पास जॉब कार्ड्स भी होते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से करना और बहुत इजी भी है, कुछ इतना याद करने जैसा नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सारा का सारा मोस्टली यहाँ पे 3 और चीजें बताइए, 4 टोटल, और 3 तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रामवे जयते योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। आपने पंडित दीनदयाल जी का नाम सुना ही होगा, वो भी बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने भी काफी सारे प्रिंसिपल्स एंड ऑल दिए और इनके नाम से ही पीडीपीयू चलता है इतना बड़ा, और सब जानते ही हो आप लोग, हैंग आउट करने जाते हो आप पीडीपीयू पे, राइट। सो इनके नाम से ही स्कीम्स चलती है, दैट इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रामवे जयते योजना। सो इस स्कीम में क्या है, इन स्कीम्स का है ना, देखो बहुत इजी है, जो मैं बोलूँ ना वो याद रखना आप लोग। ठीक है, सो दिस स्कीम्स वाज स्टार्टेड ऑन 16 अक्टूबर 2014। मोस्टली ये जो स्कीम्स है ना वो 2014-15 में ही स्टार्ट हुई है। बस ये दीनदयाल की तो 14 में ही स्टार्ट हुई है, एक 16 अक्टूबर को 2014 में, दैट इज श्रामवे जयते योजना। और ग्रामीण कौशल्या योजना जो है वो 25 सितंबर 2014 में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो 2014 वाली स्कीम से रिसेंटली है, इतना कोई वो नहीं है। Some of the objectives of this scheme were provided health and security along with the good management, skill development, welfare to the laborers of the unorganized sector. Unorganized sectors में जैसे vegetable vendors, फिर masons and all, ये सब include होते हैं। तो उनकी security, उनका हेल्थ, उनका स्किल डेवलपमेंट, उनका वेलफेयर, ये सब चीजें यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है ताकि उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल सके, ताकि वो अच्छे से इंडस्ट्रीज में जा सके, जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सके और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। 16 अक्टूबर 2014 पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रामवे जयते योजना। ठीक है, नेक्स्ट 3 आ जाता है, नेक्स्ट स्कीम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। क्या आ रहा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्राम ज्योति, ग्राम दैट इज अ रूरल, ज्योति दैट इज अ इलेक्ट्रिसिटी। सो इस स्कीम का यही काम है कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। मैम यस यस, हाँ मैम, वो अपूर्व का फोन आया था, वो मीटिंग से लेफ्ट हो गया है तो बोल रहे कि आप मीटिंग में मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, यस, सो देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सो क्या बताया उसमें, ग्राम दैट इज अ रूरल एरिया, ज्योति इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो instead of earlier rural electrification program, this program is started with an objective of providing constant 24/7 electric services in the rural areas. So continuously 24/7 electricity services rural areas में मिल पाए, ये ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्कीम का। ठीक है, नाम ही पता चलता है ग्राम ज्योति योजना। तो ग्राम रूरल एरिया, ज्योति दैट इज इलेक्ट्रिसिटी लाइट, तो ऐसे याद करना आप लोग। ठीक है, और फिर 4th वाला आ जा रहा है, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। क्या बता रहे हैं, ग्रामीण कौशल्य योजना। सो ग्रामीण कौशल्य, सो दैट इज ऑल्सो रूरल एरियाज के लिए ही है। और यहाँ पे है मेन, ये इंपॉर्टेंट है हाँ काफी, इसका डेट भी आपको याद होना चाहिए। प्लस यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयमेंट, वो भी यूथ
यूथ रूरल पुअर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है बिटवीन द 18 to 35 ईयर्स। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये योजना स्टार्ट की गई थी 25 सितंबर 2014। यहाँ पे क्या किया जाता है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? कौशल्य, कौशल्य मतलब कल्याण करना, वेलफेयर करना, किसका? रूरल पुअर का ही, बट 18 to 35 ईयर्स यूथ, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, और फिर लास्ट वाला आ जाता है, दैट इज अ लास्ट नंबर, फिफ्थ, दैट इज अ करंट स्कीम, मतलब कुछ रिसेंट ईयर्स पहले ही ये स्कीम्स आई। दैट इज अ प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम, वेरी IMP। जितना मैं मनरेगा को इंपॉर्टेंस देती हूँ उतना ही मैं ये स्कीम को भी इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि ये स्कीम में से भी कुछ ना कुछ 1 मार्क या MCQ पूछते हैं। सो जो मैं बोलती जाऊँ ना, प्लीज उसको अंडरलाइन करते जाना। सो द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 2015। सो 1 जुलाई 2015, देखो प्राइम मिनिस्टर ने ही, नरेंद्र मोदी जी ने ही ये स्कीम स्टार्ट की गई थी 1 जुलाई 2015। और इसका ऑब्जेक्टिव इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर टू एवरी फील्ड। क्या बोला है यहाँ पे? वाटर टू एवरी फील्ड, हर फील्ड में पानी पहुंचना चाहिए, क्योंकि नाम ही है एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम। सो ये ऑब्जेक्टिव तो हो गई, इसका स्लोगन है, हाँ ये व्हाट इज द स्लोगन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम? तो आंसर क्या आएगा? वाटर टू एवरी फील्ड, दिस इज अ स्लोगन एक्चुअली। इसका ऑब्जेक्टिव अगर पूछे आपसे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम, तो आएगा टू इंक्रीज द फील्ड प्रोडक्टिविटी। फील्ड प्रोडक्टिविटी मतलब जितना भी लैंड है उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। देन ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, तो जितने भी रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस्तेमाल करना है, यूज करना चाहिए हमको। प्लस प्लानिंग ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज टू एग्रीकल्चर एरियाज, सो प्रॉपर तरीके से पानी मिलना चाहिए, इरिगेशन वाटर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, किसको? एग्रीकल्चर एरियाज को। तो ये 3 चीजें यहाँ पे बताई है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला तो ये वाटर टू एवरी फील्ड स्लोगन है एक्चुअली, आप लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज, and to increase the field productivity, to utilize or to use the resources optimally, जितने भी available resources है। And the third thing is planning for the irrigational areas, irrigational facilities to the agriculture areas। ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, 1 मार्क आपकी। So 1 जुलाई 2015, वेरी 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 IMP। ठीक है, तो ये आप देखो, आपके एक्सरसाइज में भी इसी पॉइंट को यहाँ पे दिया हुआ ही है। देख लो पेज नंबर 77 में आपको बताया हुआ है, व्हेन एंड विद द व्हाट ऑब्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन स्कीम वाज स्टार्टेड, तो वो याद करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, फिर ये भी देखो पेज नंबर 77 में ही क्वेश्चन 2 जो आपका है उसके 9th नंबर में भी ये चीज बताई है, व्हेन वाज पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रामवे जयते योजना स्टार्टेड, so that is 16th October 2014। और ऊपर ही उसके ऊपर ही आ जाओ, देखो which slogan is given by Prime Minister Agriculture Irrigation Schemes। तो ये भी चीज देखो, टेक्स्ट बुक की जितनी भी एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चंस है, अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में से काफी कुछ एक्सरसाइज के अंदर से ही पूछते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे नीचे आप आ जाओ 4th क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो दी हुई है कि डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, और स्पीड एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो ऐसी सब चीजें है ना, इसी एक्सरसाइज में से ही पूछी जाती है। बहुत अच्छे से ये चैप्टर को करना। और देखो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी PDF जो शेयर की हुई है उसके अंदर एक एक स्टेटमेंट का, मतलब जो भी ये मेजर्स है जितने भी, उनका एक एक का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो वो 3 मार्क्स का वैलिड है, काफी है, बस उससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है कुछ भी अंदर उसके। ये स्पीड एंड एक्सपांशन वाली स्टेटमेंट पूछते हैं, फिर ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक वाली भी स्टेटमेंट पूछते हैं, ये लास्ट ईयर के पेपर्स में भी आ चुकी है। कॉमन स्टेटमेंट्स, मतलब बार बार ये चीज पूछ लेते हैं, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बाकी पीछे आपको जो दिया हुआ है ग्लॉसरी, ग्लॉसरी में से एक डेफिनेशन ये वाली, सप्लाई ऑफ एक्टिव लेबरर्स, ये वाली डेफिनेशन को हाईलाइटेड मैं इंपॉर्टेंस दूंगी, मतलब ये पढ़ना है। देन डेवलप कंट्रीज, ये डेवलपिंग आपको पता है ये चीज। लेबर सप्लाई क्या होता है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज लेबर सप्लाई? सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल एबल एंड विलिंग टू वर्क, दैट इज अ लेबर सप्लाई।
फिर कैपिटल इंटेंसिव क्या है, प्रोडक्शन टेक्निक, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक क्या है, ठीक है, और व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ लेबर, सो दैट इज अ मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, और वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस, दैट आल्सो कैन बी कॉल्ड एज अ मोबिलिटी, ठीक है। तो ग्लोसरी के अंदर से ये पॉइंट्स को हाईलाइट करना जो पूछते हैं बहुत बार, मैं ही पूछ लेती हूँ ऐसी सारी चीजें भाई 1 मार्क्स में, क्योंकि देखो टेक्स्ट बुक के बाहर तो कुछ आएगा नहीं, और मैं आप लोगों को ऐसा तो नहीं है कोई बीच में से या कुछ भी बाहर का या क्या करवा रही हूँ, पूरा का पूरा टेक्सचुअली एक एक लाइन हम लोगों ने पढ़ी है, सो कहीं से कुछ भी पूछ ले, ठीक है। इतना सारा मतलब 30% जितना तो यार आपका कोर्स ओमिटेड हो चुका, तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको, और 2 महीने एक्सटेंशन हो चुका, सो दैट्स इनफ एक्चुअली। आप यार मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि सबके सब 90 अबव 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो आराम से, कोई बड़ी चीज नहीं है इकोनॉमिक्स में लाना, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। बहुत कॉमन इश्यूज है, मतलब आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आप बता सकते हो मेरे को, इतने कॉमन इश्यूज है। हाँ स्कीम्स है ठीक है, उसकी डेट्स वगैरह है, याद करनी है, बट 2014 वाली है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट 2014 तो लिख ही सकते हो ना आप लोग, तो नहीं से तो फिर भी बेटर ऑप्शन रहेगा। तो करंट स्कीम्स ही है जो आपके बुक में डाली हुई है, और बहुत इजी है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ऐसे सब चैप्टर्स है आपके, तो दिस इज वेरी इजी। सो आराम से, बस स्पीड अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, श्योरली मैं गारंटी लेती हूँ कि 97 98 मार्क्स तो आराम से आ सकती है इकोनॉमिक्स के अंदर, आराम से कोई भी ला सकता है, कोई भी जनरल 3-4 महीने भी खाली पढ़ लेगा ना इकोनॉमिक्स तो भी ला सकता है वो, इतना इजी है, ठीक है।